Good afternoon, my dear students. I, Dr. Sudhir Kumar. Today I will discuss about multiple factor approach to crime prevention. क्रिमिनोलॉजी में से यह एक टॉपिक है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि अपराध विभिन्न कारकों के संयोजन से होता है, जिसे सामान्य प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं बताया जा सकता है। अमेरिका के एक अपराध शास्त्री, एक जूरिस्ट, जिन्होंने इसका समर्थन किया और कहा कि यह कई सिद्धांतों पर आधारित है। प्रोफेसर हीली ने कहा कि यह एक या दो से अधिक कारक नहीं है इसके पीछे, अपराध करने के पीछे। एक आदमी जो अपराधी बनता है वो कई कारणों से बनता है। कहते हैं वो 8 या 10 हो सकते हैं जो उसे आपराधिक आचरण का पालन करने के लिए संचयी रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि वह इस बात पर सहमत थे कि किसी विशेष अपराध से जुड़े सभी कारणों का उस अपराध के कारण के समान महत्व नहीं हो सकता है। अपराध पर उनके प्रभाव की सीमा अलग अलग डिग्री में हो सकती है। कुछ पर अपराध अधिक प्रभाव डालते हैं जबकि कुछ पर कम डालते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की अल्बर्ट कोहेल द्वारा इस आधार पर तीखी आलोचना की गई कि यह एक भी स्पष्टीकरण नहीं देता है जो अपराध के कारण की व्याख्या कर सकता हो। अब इन कारणों में सबसे पहला कारण आता है मोबिलिटी, गतिशीलता। हाल ही के वर्षों में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, शहरीकरण इतनी तेजी से, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, जिससे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज बढ़ी हैं और आपस में विचारों को आदान प्रदान करने की साधन का विस्तार हुआ है, जिससे का नतीजा यह हुआ कि अपराध करने में व्यक्तियों को आसानी हो जा रही है। वो एक अनजान जगह पे अजनबी की तरह जाते हैं और वहाँ अपराध करने का उन्हें अवसर मिल जाता है, अपराध करके चले आते हैं जहाँ पर उन्हें कोई खोज नहीं सकता है, ना पहचान कर सकता है उनकी। दूसरा है सांस्कृतिक संघर्ष। एक गतिशील समाज में सामाजिक परिवर्तन तो होता ही रहता है। आधुनिक गतिशील समाज में भी आधुनिकीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसका प्रभाव भी पड़ता है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ सकती है। इसमें पुराने और नए मूल्यों के बीच कन्फ्लिक्शन हो सकता है। जो स्थानीय मूल्य हैं और जो इम्पोर्टेड हैं, पारंपरिक मूल्य हैं, उन सरकार द्वारा लगाए गए मूल्य हैं, उन सब में कन्फ्लिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से अपराध होने की संभावना बढ़ सकती है। सदरलैंड ने इस घटना को अंतर सामाजिक व्यवस्था के नाम से कहा है कि निम्न वर्ग के पड़ोस के साथ अधिक आम व्यक्ति रहना वह संस्कृति संघर्ष के 3 मुख्य कारण को जिम्मेदार ठहराते हैं। पहला एक है आवासीय अस्थिरता, सामाजिक या जातीय विविधता और गरीबी। इसके बाद जो अन्य कारण आता है पारिवारिक पृष्ठभूमि। सदरलैंड का यह भी मानना है कि सभी सामाजिक प्रक्रियाओं में पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक या आपराधिक व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। इसका कारण है कि बच्चा अपना अधिकांश समय में माता पिता के साथ और रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ। परिवार एक संस्था है जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है और इससे ही बच्चों को वहीं से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए अपराध का एक कारण पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बताई इस तरह ने। उसके बाद जो भी कारण होते हैं परिवार से, जो माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है, अपने परिवार के प्रति कैसा है, और इसमें बहुत सी चीजें कुछ जुड़ती, जैसे एक आपका आ जाता है राजनीतिक, धर्म और क्राइम। धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन का किसी विशेष क्षेत्र में अपराध की घटनाओं पर सीधा असर पड़ता है। ये ठीक ही कहा गया है कि नैतिकता को धर्म की संस्था के माध्यम से एक समाज में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जा सकता है। धर्म का बंधन व्यक्तियों को उनकी सीमा में रखता है, उन्हें पापी और आपराधिक कृत्यों से दूर रखने में मदद करता है। आधुनिक समय में धर्म के गिरते प्रभाव ने
पुरुषों को ऐसा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है, जैसा कि वे बिना किसी संयम या भय के करते हैं। नतीजतन वे क्षुद्र भौतिकवादी लाभ के लिए भी आपराधिकता का सहारा लेने में संकोच नहीं करते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी? इकोलॉजी ऑफ क्राइम। आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक अपराधिकता को प्रभावित करती है। वर्तमान में औद्योगिक प्रगति, आर्थिक विकास और शहरीकरण ने भारतीय घरेलू जीवन को बहुत ही लाचार कर दिया, बहुत ही अपंग कर दिया। परिवार की संस्था इस हद तक विकसित हो गई है कि उनके माता पिता का नियंत्रण बच्चों पर कमजोर हो गया है और इस तरह उन्हें बिना किसी निगरानी के छोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपराध करने में चूकते नहीं और समाज में नए नए अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।